In recent news, you must have heard about H-1B वीजा। चलिए आज इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। ये यूएस का सबसे चर्चित नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है, जिसके जरिए अमेरिकन एम्प्लॉयर्स स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। आज हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, एनुअल कैप और लॉटरी सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोसेस, कॉस्ट और ग्रीन कार्ड पाथवे। साथ ही हम हाल के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जैसे डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो H-1B वीजा, ये नाम अक्सर खबरों में रहता है, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, लेकिन क्विकली, ताकि हम रीसेंट डेवलपमेंट्स पर फोकस कर सकें। What exactly is this visa? Exactly. देखिए, H-1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। मतलब ये टेम्पररी स्टे के लिए है, परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड नहीं, ऑल्दो ये उसका पाथवे बन सकता है। इसेंशियली ये यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को स्पेसिफिक जॉब्स के लिए हायर कर सके। स्पेसिफिक जॉब्स? हाँ, ये जॉब्स कहलाती हैं स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। बेसिकली ऐसी रोल्स जिनमें हाईली स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। यूजुअली मिनिमम रिक्वायरमेंट एक बैचलर्स डिग्री या उसके इक्विवेलेंट होती है। थिंक आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिसर्च, ये टिपिकल H-1B फील्ड्स हैं। ओके, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन इज द की टर्म हियर। और ये टेम्पररी है, तो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? इज इट अ शॉर्ट गिग और अ लॉन्गर कमिटमेंट? इनिशियली ये 3 साल के लिए ग्रांट होता है। 3 साल? हाँ, जिसे फर्दर 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है। सो टोटल 6 इयर्स इज द स्टैंडर्ड मैक्सिमम ड्यूरेशन। अच्छा, टोटल 6 साल। हाँ, पर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, स्पेशली अगर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, तो 6 इयर्स से बियॉन्ड भी एक्सटेंशंस पॉसिबल हैं। सो इट्स नॉट शॉर्ट टर्म, इट ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर वर्क। 6 years is quite substantial. आपने ग्रीन कार्ड पाथवे मेंशन किया। क्या ये H-1B को दूसरे टेम्पररी वीजा से अलग बनाता है? यस, सिग्निफिकेंटली। H-1B में कॉन्सेप्ट है डुअल इंटेंट। डुअल इंटेंट? हाँ, इसका मतलब है कि H-1B होल्डर लीगली यूएस में टेम्पररी वर्कर की तरह रह सकता है, while simultaneously परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड सीक कर सकता है। Many other temporary visas require you to prove non-immigrant intent, यानी आप काम खत्म करके वापस अपने देश लौटेंगे। H-1B allows for both intents. ये एक मेजर एडवांटेज है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं यूएस में। That dual intent feature sounds crucial. So clearly benefits हैं प्रोफेशनल्स के लिए, but US कंपनीज क्यों इस प्रोसेस से गुजरती हैं? What's in it for them? For US companies, it's primarily about accessing a global talent pool. Sometimes specific skills, domestic workforce में कम होती हैं। हाँ, स्किल्ड वर्कर्स की कमी तो रहती है। बिल्कुल। तो H-1B helps fill these critical skill gaps, particularly in STEM fields. इससे कंपनीज इनोवेट कर पाती हैं, ग्लोबली कंपेटिटिव रहती हैं और ग्रोथ ड्राइव करती हैं। Essentially, it's a strategic tool for talent acquisition. Makes sense. Access to global talent is a big competitive advantage. Okay, let's unpack the eligibility. कौन अप्लाई कर सकता है? What are the requirements for both the employer and the employee? Employer की obligations से start करते हैं। Right. एम्प्लॉयर का रोल बहुत क्रिटिकल है। फर्स्ट, उन्हें एक लेजिटिमेट जॉब ऑफर चाहिए, एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में। जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगे, जिसकी हमने बात की। ठीक है, जॉब ऑफर। नेक्स्ट। सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA फाइल करनी होती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, और उसे सर्टिफाई कराना होता है बिफोर H-1B पिटिशन फाइल करने से। LCA, इसमें क्या होता है? LCA में कई अटेस्टेशंस होते हैं, जैसे फॉरेन वर्कर को रिक्वायर्ड वेज देना होगा, प्रीवेलिंग वेज या एक्चुअल वेज, जो भी ज्यादा हो। अच्छा, वेज प्रोटेक्शन। हाँ, ये भी इंश्योर करना कि फॉरेन वर्कर को हायर करने से यूएस वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा और वर्कप्लेस पर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं चल रहा है। ये एक की चेक है लेबर स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करने के लिए। फेयर इनफ। और थर्ड, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की तरह एक्ट करता है और फॉर्म I-129 पिटिशन फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वर्कर फाइल करता है USCIS के पास। ये फॉर्मल वीजा एप्लीकेशन है एम्प्लॉयर की तरफ से। फाइनली, एक वैलिड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर का वर्कर के काम पे कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि बस प्लेसमेंट एजेंसी सिनारियो है बिना डायरेक्ट सुपरविजन के। USCIS इसे स्क्रूटनाइज करता है। सो एम्प्लॉयर की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
जॉब का नेचर प्रूव करना, LCA से वेजेस और कंडीशंस इंश्योर करना, फिर पिटिशन फाइल करना। अब सिक्के का दूसरा पहलू, जो प्रोफेशनल अप्लाई कर रहा है, उन्हें क्या डेमोन्स्ट्रेट करना होता है? एम्प्लॉय या बेनिफिशियरी के लिए भी क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं। प्राइमरीली एजुकेशन, मिनिमम यूएस बैचलर्स डिग्री या उसका फॉरेन इक्विवेलेंट चाहिए यूजुअली, और डिग्री जॉब से रेलेवेंट होनी चाहिए। फॉरेन डिग्री है तो उसकी यूएस इक्विवेलेंसी इवैल्यूएशन दिखानी पड़ती है। हाँ, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी क्रूशियल हो सकता है समटाइम्स, डिग्री के साथ साथ जॉब पर डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंगली एक प्रोविजन है जहां कुछ केसेस में अगर डिग्री नहीं है तो 3 इयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क एक्सपीरियंस को 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बराबर माना जा सकता है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैन सब्स्टिट्यूट एजुकेशन। हाँ, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस समटाइम्स। पर जाहिर है स्पॉन्सरिंग यूएस एम्प्लॉयर से एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए उस स्पेसिफिक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए। राइट, ऑफर तो चाहिए। एंड फाइनली अगर ऑक्यूपेशन के लिए स्टेट लाइसेंस जरूरी है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, तो बेनिफिशियरी के पास वो लाइसेंस होना चाहिए या उसके रिक्वायरमेंट्स मीट करने चाहिए H1B यूज करने से पहले। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक जॉब ऑफर और लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, क्लियर रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल। लेकिन H1B मिलना इज नोटोरियसली कम्पिटिटिव। सुना है एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं और वीजाज लिमिटेड। कैन यू एक्सप्लेन द एनुअल कैप and the infamous lottery system? Absolutely. The demand far outstrips supply. एक congressionally mandated annual limit है, cap, नए H1B वीजास पर हर फिस्कल ईयर। Currently, regular cap 65,000 वीजास हैं। 65,000? That doesn't sound like a lot globally. नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लस एक एडिशनल 20,000 वीजा एग्जेम्पशन है उनके लिए जिन्होंने यूएस इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन ली हो। इसे मास्टर्स कैप कहते हैं। So effectively 85,000 cap subject visas हैं annually. Okay, 85,000. Better, but still. हाँ, और इसमें से भी 6,800 वीजाज चिली और सिंगापुर के सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत। तो जनरल पूल में नंबर थोड़ा और कम हो जाता है। रिसेंट ईयर्स में USCIS को इन 85,000 स्पॉट्स के लिए कई 100,000 रजिस्ट्रेशंस मिले हैं, hundreds of thousands. Wow. मतलब डिमांड इज ह्यूज। एग्जैक्टली, ये ह्यूज गैप एक सिलेक्शन प्रोसेस नेसेसिटेट करता है, दी H1B लॉटरी। अ लॉटरी फॉर जॉब्स एसेंशियली। ये लॉटरी काम कैसे करती है? सबको एक ही पूल में डाल देते हैं? ये एक 2-स्टेप प्रोसेस है जो यूएस मास्टर्स डिग्री वालों को स्लाइटली फेवर करने के लिए डिजाइंड है। फर्स्ट, USCIS सभी रजिस्ट्रेशन से बैचलर्स और मास्टर्स होल्डर्स से एक लॉटरी कंडक्ट करता है 65,000 रेगुलर कैप फिल करने के लिए। ओके, फर्स्ट राउंड फॉर एवरीवन। हाँ, वंस दैट्स डन, वो सभी एलिजिबल यूएस मास्टर्स और हायर डिग्री होल्डर्स लेते हैं जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट नहीं हुए, और उनके लिए एक सेकेंड लॉटरी कंडक्ट करते हैं 20,000 मास्टर्स कैप स्पॉट्स फिल करने के लिए। अच्छा, तो यूएस मास्टर्स वालों को 2 चांसेस मिलते हैं। एग्जैक्टली, 2 चांसेस। प्रोसेस अब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम से शुरू होता है। एम्प्लॉयर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं कंपनी और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की ऑनलाइन एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन विंडो के दौरान, यूजुअली मार्च में। एक रजिस्ट्रेशन फी भी है पर बेनिफिशियरी, जो अप्रैल 2024 से सिग्निफिकेंटली बढ़कर $215 हो गई। पहले सिर्फ $10 थी। अच्छा, $215 फी। दैट्स अ नोटेबल इंक्रीज इंडीड। एक और बात चल रही थी लॉटरी चेंज की, फ्रॉड रोकने के लिए बेनिफिशियरी सेंट्रिक मॉडल, वो क्या है? यस, वो एक रीसेंट और इम्पॉर्टेंट चेंज है, FY 2025 सीजन के लिए इंप्लीमेंट हुआ। पहले कंसर्न्स थे कि कुछ कंपनी शायद एक ही इंडिविजुअल के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस फाइल कर रही हों अनफेयरली चांसेस बढ़ाने के लिए। अच्छा, गेमिंग द सिस्टम, हाँ कह सकते हैं। तो ये नया बेनिफिशियरी सेंट्रिक मॉडल इंश्योर करता है कि हर यूनिक इंडिविजुअल यानी कि बेनिफिशियरी लॉटरी में सिर्फ एक बार एंटर हो, रिगार्डलेस कि उनके लिए डिफरेंट एम्प्लॉयर्स ने कितने रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हैं। अगर वो व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो सभी एम्प्लॉयर्स जिन्होंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन सबमिट किया था उन्हें नोटिफाई किया जाता है और वो पोटेंशियली पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एम है टू लेवल द प्लेइंग फील्ड एंड रिड्यूस फ्रॉड। So focusing on the person, not the number of applications. Interesting. क्या कुछ H1B visas इस कैप और लॉटरी को बाईपास भी करते हैं? कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरीज हैं। Yes, और ये important है। Petitions filed by institutions of higher education जैसे यूनिवर्सिटीज, उनसे affiliated non-profit research organizations और government research organizations, ये कैप एग्जेम्प्ट होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह में काम करने वालों को लॉटरी नहीं चाहिए। करेक्ट। People working at these institutions don't have to go through the lottery. Also,
इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी H1B स्टेटस पर हैं या पिछले 6 साल में रहे हैं और अपना फुल 6 इयर्स यूज नहीं किया है और एक्सटेंशन, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, ट्रांसफर या अमेंडेड पिटिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी कैप सब्जेक्ट नहीं होते। They've already been counted once. ये कैप एग्जेम्प्ट पिटिशन साल भर फाइल हो सकती हैं। Good to know about the exemptions. Now let's say someone is fortunate enough to be selected in the lottery. आगे क्या? What's the typical process and timeline? लॉटरी में सिलेक्शन का मतलब वीजा अप्रूव्ड होना नहीं है, सिर्फ ये कि एम्प्लॉयर एलिजिबल है फुल H1B पिटिशन फाइल करने के लिए। सिलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन यूजुअली मार्च एंड तक आ जाता है। एम्प्लॉयर के पास टिपिकली 90-day विंडो होता है, ऑफन April 1st to June 30th, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म I-129 पिटिशन पैकेट सबमिट करने के लिए। 90 days to file everything. हाँ, इसमें सर्टिफाइड LCA, बेनिफिशियरीज क्वालिफिकेशंस के प्रूफ्स, डिग्रीज, एक्सपीरियंस लेटर्स, लाइसेंसेस, जॉब डिटेल्स, कंपनी इंफॉर्मेशन और लॉटरी सिलेक्शन नोटिस सब शामिल होता है। पिटिशन के प्रोसेसिंग टाइम्स काफ़ी वेरी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में 4 से 8 महीने लग सकते हैं, समटाइम्स लॉन्गर, डिपेंडिंग ऑन USCIS सर्विस सेंटर वर्कलोड। 4 to 8 months. काफी टाइम है। कोई फास्ट ट्रैक ऑप्शन? हाँ, प्रीमियम प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, जिसकी फ़ी काफ़ी हेफ्टी है, करंटली $2,805। ये भी रिसेंटली बढ़ी है। प्रीमियम प्रोसेसिंग से USCIS 15 कैलेंडर डेज में रिस्पॉन्स गारंटी करता है, अप्रूवल, डिनायल या रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस RFE। 15 days. That's fast, but expensive. हाँ, बट याद रहे, ये सिर्फ पिटिशन रिव्यू स्पीड अप करता है आफ्टर सिलेक्शन। लॉटरी चांसेस इंप्रूव नहीं करता। Okay. Petition approve हो गई, फिर can the person travel immediately? Not quite yet, especially if they are outside the US. अगर एप्लीकेंट अब्रॉड है, तो अप्रूव्ड पिटिशन उन्हें H1B वीजा स्टैंप के लिए अप्लाई करने देती है US कॉन्सुलेट या एम्बेसी में अपनी होम कंट्री में। इसमें इंटरव्यू होता है। Visa stamping. हाँ, पासपोर्ट में वीजा स्टैंप लगने के बाद ही वो US ट्रैवल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेंट ऑलरेडी US में है, किसी और वैलिड स्टेटस पर, जैसे F1 स्टूडेंट ऑन OPT, तो एम्प्लॉयर यूजुअली चेंज ऑफ स्टेटस रिक्वेस्ट करता है H1B पिटिशन के साथ। अगर अप्रूव हो जाता है, तो उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली H1B में चेंज हो जाता है October 1st को। Change of status. Okay. Dates की बात करें तो ओवरऑल टाइमलाइन कैसा दिखता है? रफली इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन मार्च में, लॉटरी रिजल्ट्स मार्च एंड तक, पिटिशन फाइलिंग April 1st से June 30th तक। अप्रूवल के बाद H1B स्टेटस अर्लीस्ट October 1st से स्टार्ट हो सकता है, जो US गवर्नमेंट के फिस्कल ईयर का स्टार्ट है। मार्च रजिस्ट्रेशन, अक्टूबर स्टार्ट डेट, काफी लंबा प्रोसेस है। आपने पहले डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल पायलट प्रोग्राम मेंशन किया था, वो कैसे फिट होता है इसमें? यस, वो एक रिलेटिवली न्यू डेवलपमेंट है। हिस्टोरिकली H1B होल्डर्स को वीजा स्टैंप रिन्यू कराने के लिए US से बाहर ट्रैवल करना पड़ता था, यूजुअली होम कंट्री, कॉन्सुलर इंटरव्यू के लिए। एक लिमिटेड पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है रिसेंटली, जो कुछ H1B होल्डर्स को इनिशियली इंडिया और कनाडा से प्रायर स्टैंप्स वाले अलाउ करता है अपना वीजा स्टैंप विद इन द US रिन्यू कराने के लिए। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल सिर्फ स्टैंपिंग के लिए एलिमिनेट हो जाता है। वाओ, US के अंदर ही रिन्यूअल? हाँ, पर ये अभी बहुत लिमिटेड फेज में है, लेकिन अगर एक्सपैंड होता है तो ये काफी हैसल और अनसर्टेनिटी कम कर सकता है H1B वर्कर्स के लिए जिन्हें रिन्यूअल्स चाहिए। Now let's address the elephant in the room. The major policy shift announced in September 2025. $100,000 fee. इसने ग्लोबली शॉकवेव्स भेज दिए। ये प्रोक्लेमेशन क्या है और ये मैसिव फी किस पर लागू होती है? Indeed, वो presidential proclamation titled Restriction on Entry of Certain Non-Immigrant Workers, जो September 19, 2025 के आसपास आया, उसने ये staggering $100,000 फी इंट्रोड्यूस की। ये पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। कोर रिक्वायरमेंट ये है कि US एम्प्लॉयर्स को ये फी पे करनी होगी न्यू H1B वर्कर्स को US में फ्रॉम अब्रॉड लाने के लिए। $100,000? ये एग्जिस्टिंग H1B फीस जो शायद कुछ $1,000 होती हैं, उसके मुकाबले एस्ट्रोनॉमिकल है। ये कब से इफेक्टिव हुआ और क्रूशली एग्जैक्टली कौन सब्जेक्ट है इस फी के? शुरू में बहुत कंफ्यूजन था। फी इफेक्टिव हुई 12:01 AM ईस्टर्न टाइम ऑन September 21, 2025। क्लैरिटी यहाँ एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, क्योंकि इनिशियल रोल आउट ने काफ़ी एंग्जाइटी कॉज की। फी स्पेसिफिकली लागू होती है 1. न्यू H1B पिटिशंस पर जो September 21, 2025 को या उसके बाद फाइल हुई हैं और उस डेट पर पेंडिंग थीं। 2. एंड इम्पॉर्टेंटली, ये फी सिर्फ उन बेनिफिशरीज यानी वर्कर्स के लिए है
जो इफेक्टिव डेट सितंबर 21, 2025 पर फिजिकली आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स थे। Okay, so it targets new entries from abroad for petitions filed or pending around that date. तो लॉजिकली कौन एग्जेम्प्ट है इस 100,000 के फी से? ये वाइटल है करंट H1B होल्डर्स और जो ऑलरेडी यूएस पाइपलाइन में हैं उनके लिए। एग्जैक्टली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने क्लैरिफिकेशंस दी, कंफर्मिंग की फी नॉट अप्लाई करती है 1. उन वर्कर्स पर जो सितंबर 21, 2025 को फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड द यूएस थे, भले उनकी H1B पिटिशन उस समय पेंडिंग हो। एक क्वेश्चन जरूर था, लीगल एडवाइस रेकमेंड की गई थी उनके लिए जो सेप 21 के बाद यूएस से बाहर ट्रैवल करते हैं जबकि पिटिशन पेंडिंग हो, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती थी। अच्छा, सो प्रेजेंस इन द यूएस ऑन दैट डेट वाज की। हाँ। 2. इंडिविजुअल्स जिनकी H1B पिटिशंस ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी थी बिफोर सितंबर 21, 2025। 3. करंट H1B होल्डर्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं और एक्सटेंशंस, अमेंडमेंट्स जैसे जॉब ड्यूटीज या लोकेशन चेंज या ट्रांसफर्स टू अ न्यू एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग H1B वर्कर्स के ये रूटीन फाइलिंग्स एग्जेम्प्ट हैं। मतलब रिन्यूअल्स ट्रांसफर्स सेफ हैं। यस। 4. करंट H1B होल्डर्स जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, e.g. इंडिया फैमिली विजिट और यूएस वापस आ रहे हैं, उन्हें री एंटर करने के लिए ये फी नहीं देनी है, प्रोवाइडेड उनके पास वैलिड H1B वीजा स्टैंप है। इनिशियल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, क्या ये एनुअल फी है, क्या रिटर्निंग वर्कर्स को देनी होगी। एयरलाइंस हेजिटेंट थी, लॉयर्स ने क्विक रिटर्न एडवाइस किया, बट द क्लैरिफिकेशन इज ये वन टाइम फी है, सिर्फ न्यू H1B एंट्रीज फ्रॉम अब्रॉड के लिए एप्लीकेबल है, अंडर पिटिशंस प्रोसेस्ड फ्रॉम सेप 21, 2025 ऑनवर्ड्स। एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स लार्जली अनअफेक्टेड हैं अपने करंट स्टेटस या ट्रैवल में। प्रोक्लेमेशन खुद कहता है रिस्ट्रिक्शन इनिशियली 12 मंथ्स के लिए है अंटिल सेप 20, 2026 अनलेस एक्सटेंड किया जाए। दैट क्लैरिफिकेशन इज ह्यूजली इम्पॉर्टेंट। क्या कोई वेवर्स या एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं? क्या गवर्नमेंट चूज कर सकती है फी नॉट अप्लाई करने का कुछ केसेस में? प्रोक्लेमेशन सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को अथॉरिटी देता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ वर्कर्स, कंपनीज या इंडस्ट्रीज को इस फी से एग्जेम्प्ट कर सकें, अगर वो यूएस सिक्योरिटी या वेलफेयर के लिए थ्रेट पोज ना करते हों। ये वेवर अथॉरिटी कितनी ब्रॉडली यूज होगी ये देखना होगा। नेशनल इंटरेस्ट वेवर। यस। ये भी नोट करने लायक है कि प्रोक्लेमेशन ने फ्यूचर चेंजेस के पोटेंशियल सिग्नल्स दिए हैं H1B प्रोग्राम को और रीशेप करने के, स्पेसिफिकली प्रिवेलिंग वेज रिक्वायरमेंट्स को और बढ़ाने और H1B सिलेक्शंस को हायर सैलरी लेवल्स के आधार पर प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई, हाईएस्ट पेड और मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स को फेवर करते हुए। ये एक ब्रॉडर पॉलिसी डायरेक्शन इंडिकेट करता है H1B प्रोग्राम को और रेस्ट्रिक्टिव बनाने और टॉप टियर टैलेंट पर फोकस करने का एज डिफाइंड बाय सैलरी। तो ये 100,000 के फी सिर्फ एक फी नहीं है, ये पोटेंशियल लार्जर रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। नाउ लेट्स एनालाइज द इम्पैक्ट फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव। इसका इंडिया और यूएस पर क्या मतलब है? इकोनॉमिक, सोशल और बायलैटरल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? रेमिफिकेशंस बहुत प्रोफाउंड और मल्टीफैसेटेड हैं। यूपीएससी व्यू पॉइंट से ये डायरेक्टली इंडिया यूएस रिलेशंस, माइग्रेशन डायनामिक्स, नॉलेज इकोनॉमी, ग्लोबल टैलेंट फ्लोज और कंपेटिटिवनेस को इम्पैक्ट करता है। सब की थीम्स हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मेजर ब्लो टू एस्पिरेंट्स। इंडिया H1B वीजा का लार्जेस्ट बेनिफिशियरी रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक रीसेंट ईयर्स में अराउंड 70% इंडियन नेशनल्स को मिले हैं, मोस्टली टेक में। ये फी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यूएस जाकर वर्क करने का प्राइमरी रूट इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव बना देती है, ऑलमोस्ट प्रोहिबिटिव फॉर मेनी। 70%? तो सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही होगा। हाँ बिल्कुल। रिड्यूस्ड माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन रिवर्सल। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया से यूएस जाने वाले न्यू H1B वर्कर्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा। इससे एस्पिरेंट्स के लिए करियर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, पोटेंशियल फैमिली सेपरेशन इश्यूज हो सकते हैं। सम स्पेक्यूलेट कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी लीड कर सकता है या एटलीस्ट ग्रोथ को स्लो कर सकता है एज टैलेंट स्टेज इन इंडिया और लुक्स एल्सवेयर। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी। शिफ्ट इन डेस्टिनेशन प्रेफरेंसेस। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस एजुकेशन के बाद H1B एम करते थे, वो रिकंसिडर कर सकते हैं। कंट्रीज लाइक कनाडा, द यूके, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया, जिनके स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन पाथवेज ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकती हैं। दिस माइट इवन इम्पैक्ट एनरोलमेंट एट यूएस यूनिवर्सिटीज रिलायंट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
हाँ, स्टूडेंट्स दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी सेक्टर, जहां लार्ज इंडियन आईटी मेजर्स शायद अडेप्ट करने के तरीके ढूंढ लें। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या एसएमईज आईटी सेक्टर में जो H2P यूज करते थे, उनके लिए ये कॉस्ट क्रिपलिंग होगी। ये ऑफशोर सर्विस डिलीवरी, रिमोट वर्क मॉडल्स या दूसरे कंट्रीज में डिलीवरी सेंटर्स सेटअप करने के ट्रेंड को एक्सेलरेट कर सकता है। पैराडॉक्सिकली, क्या इससे इंडिया के डोमेस्टिक टेक इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सकता है with more available talent, or will that talent simply move to other welcoming nations? ये देखना होगा। डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए। Potential dip in remittances. अगर न्यू इंडियन वर्कर्स का फ्लो यूएस में सब्सटैंशियली डिक्रीज होता है, तो इंडिया भेजे जाने वाले सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेज में ओवर टाइम डिक्लाइन आ सकता है। इंडियाज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया है। इस मेजर को इंडियन प्रोफेशनल्स और इंडिया यूएस पार्टनरशिप के लिए डिसरप्टिव बताया है। वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू यूएस अथॉरिटीज के साथ इंगेज कर रहे हैं इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। ओके, सो इंडिया इज एक्टिवली रेजिंग दिस। हाँ। अब यूएस पर क्या असर होगा? इम्पैक्ट ऑन द यूएसए, एग्रीवेटेड स्किल शॉर्टेजेस। कई यूएस इंडस्ट्रीज, स्पेशली टेक, हेल्थ केयर, फाइनेंस और R&D H1B वर्कर्स पर हेविली रिलाई करती हैं क्रिटिकल स्किल गैप्स फिल करने के लिए। ये फी ग्लोबल टैलेंट तक एक्सेस सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पोटेंशियली एग्जिस्टिंग शॉर्टेजेस को एग्जैजरबेट करते हुए और इनोवेशन हिंडर करते हुए। स्टार्टअप्स और SMEs सबसे ज्यादा हिट होंगी। तो यूएस कंपनीज को भी नुकसान होगा? हाँ, जरूर। एडवांटेज टू बिग टेक, शायद सिर्फ लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस लाइक Amazon, Google, Microsoft, Meta, जो मेजर H1B यूजर्स हैं, ही ये फी रेगुलरली अफोर्ड कर पाएंगी। इससे पोटेंशियली टैलेंट इन जायंट्स के पास कंसोलिडेट हो सकता है, ब्रॉडर मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड ऑफशोरिंग, की इनोवेशन हब्स जैसे सिलिकॉन वैली, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, या इंक्रीज कॉस्ट्स। Some analysts argue कि यह पॉलिसी आयरॉनिकली यूएस कंपनीज को जॉब्स ऑफशोर करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकती है, बजाय फॉरेन टैलेंट डोमेस्टिकली हायर करने के, पोटेंशियली यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म करते हुए। ऑफशोरिंग बढ़ सकता है, आयरनी इंडीड। कंपैरेटिवनेस कंसर्न्स, ग्लोबल टैलेंट तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना अमेरिका की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस और ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन की पोजीशन को इम्पैक्ट कर सकता है। फ्यूचर टेक लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की पाइपलाइन इफेक्ट हो सकती है। बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया यूएस, ये अदरवाइज स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन मार्क करता है। टैलेंट मोबिलिटी हमेशा रिलेशनशिप का एक की पिलर रहा है। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज फैसिलिटेट करता है। ये पॉलिसी उस पिलर को स्ट्रेन करती है और केयरफुल डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट रिक्वायर करेगी। A really significant policy with far-reaching consequences, touching economics, innovation and diplomacy. इससे सवाल उठता है, अगर H1B इतना चैलेंजिंग हो गया है इस फी के कारण, तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूएस वर्क करने के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? क्या दूसरे पाथवेज वायबल हैं? हाँ, दूसरी वीजा कैटेगरीज हैं, लेकिन किसी का भी स्कोप या वॉल्यूम H1B जैसा नहीं है, स्पेशली स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस की ब्रॉड रेंज के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस O1 वीजा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए। फील्ड्स लाइक साइंसेज, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स में ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है मीट करने के लिए। L1 वीजा है इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज को एग्जिस्टिंग मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स या स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले एम्प्लॉइज को फॉरेन ऑफिस से यूएस ऑफिस मूव करने देता है। O1, L1, ये तो काफी स्पेसिफिक है। बिल्कुल। TN वीजा सिर्फ कनाडा और मेक्सिको के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, USMCA ट्रेड एग्रीमेंट के तहत स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए। ई वीजाज E1, E2 ट्रीटी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज से जिनका यूएस के साथ ट्रीटीज हैं। वाइल ये एग्जिस्ट करते हैं, H1B की स्ट्रेंथ थी उसकी एप्लीकेबिलिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल जॉब्स रिक्वायरिंग अ बैचलर्स डिग्री, पर्टिकुलरली टेक बूम को केटर करते हुए। 100 की फी शायद एम्प्लॉयर्स और इंडिविजुअल्स को इन ऑल्टरनेटिव्स को ज्यादा सीरियसली एक्सप्लोर करने पुश करे, लेकिन ये डिफरेंट प्रोफाइल्स केटर करते हैं और H1B जिस वॉल्यूम को हैंडल करता था उसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। So while alternatives exist, they aren't perfect replacements, highlighting just how impactful this H1B change is. To summarize, H1B landscape dramatically alter हो गया है $100,000 फी से, primarily new applicants outside the US को impact करते हुए, जिनकी petitions post September 21, 2025 process होती हैं।
करंट H1B होल्डर्स यूएस में लार्जली शील्डेड है इस स्पेसिफिक फी से, एक्सटेंशंस, ट्रांसफर्स या ट्रैवल के लिए। रिपल इफेक्ट्स इंडिया के टैलेंट पूल, यूएस इनोवेशन और इंडिया यूएस रिलेशंस पर सिग्निफिकेंट होंगे और क्लोजली वॉच्ड। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे वीजा नियम ग्लोबल टैलेंट फ्लो को रोकते हैं या फिर ये इंडिया जैसे देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।